आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को एकदम डिटेल में और एकदम शुरुआत से जानेंगे कि इंटीग्रेशन होता क्या है, ये कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो धैर्य के साथ देखिए। तो सबसे पहले हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक कार है जो पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक ट्रेवल कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड, यानी कि एक समान चाल से। ठीक है, मान लीजिए उसकी स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और ए से बी तक जाने में उसे 3 आवर का टाइम लगा। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल करी, तो वो हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी 3 इंटू 10 यानी कि 30 किलोमीटर। ठीक है, इसका मतलब है कि जब उसकी स्पीड सेम है तो वो प्रत्येक आवर यानी कि हर घंटे बराबर ही दूरी तय करेगी। यानी कि 10 किलोमीटर स्पीड का मतलब है यहाँ से मान लो पहले घंटे में उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल करा, सेकंड में भी उसने 10 ट्रेवल करा और थर्ड भी उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल करा, तो टोटल डिस्टेंस हमारी जाएगी 30 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, कार की स्पीड हमेशा एक समान नहीं रह सकती। मान लीजिए कार जा रही है तो हमेशा एक समान स्पीड नहीं रहेगी, कभी स्पीड बढ़ेगी भी और कभी घटेगी भी। ठीक है, तो इसे एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए अब दूसरी कार है जो कि पॉइंट ए से जा रही है पॉइंट बी तक। ये पॉइंट दूसरा है, इसे सी ले लेते हैं, बी ना लेके। ठीक है, पॉइंट सी तक जा रही है। ठीक है, अब इस केस में क्या है कि जो स्पीड है वो हर घंटे डबल हो जा रही है। जैसे कि पहले घंटे जो स्पीड थी वो 10 थी और अगले घंटे स्पीड डबल होगी, 20 होगी, और उससे अगले घंटे स्पीड होगी ट्रिपल या 4 टाइम। तो इस तरह से होगी। मान लीजिए यहां से यहां तक स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, यहां से यहां तक है 20 किलोमीटर पर आवर और यहां से है 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से स्पीड है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ये यहां से यहां तक 10 ट्रेवल करेगा, यहां से यहां तक 20 ट्रेवल कर जाएगा और यहां से यहां तक 40 ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है, तो वहां पे तो डिस्टेंस सिंपल फार्मूला लगा देता है स्पीड इनटू टाइम, तो 30 आ गई। लेकिन यहाँ पे वो फार्मूला हम यूज नहीं कर सकते स्पीड इनटू टाइम वाला, क्योंकि स्पीड हमेशा हर एक पॉइंट पे अलग अलग है। तो इस केस में यही अगर ऐसे, तो डिस्टेंस इस केस में कैसे निकाल सकते हैं, इन सबको हमें ऐड करना पड़ेगा, 10, 20 और 40। तो ये हो जाएगा 10 और 20 30, 30 और 40 70। तो यहाँ पे जो इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी वो 70 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ इस केस में क्या है कि अगर हमें यहाँ स्पीड निकालनी है, इस वाले केस में जब स्पीड कांस्टेंट ना हो, बढ़ रही हो या घट रही हो, तो हमेशा s बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, हो जाएगा हर घंटे स्पीड का सम। यानी कि अगर ये v1 मान ले हम, ये वाली v2 और ये v3, तो s बराबर हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3। इस तरह से हम s को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक सिनेरियो और समझते हैं कि जो स्पीड है यहाँ पे हर आवर बढ़ रही है। यानी कि पहले 1 घंटे यहाँ से यहाँ तक, 1 घंटे तक स्पीड 10 रही और जैसे ही सेकेंड आवर हुआ तो स्पीड 20 होगी। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा भी नहीं होता, स्पीड हमेशा बढ़ती है। हो सकता है कि 1 घंटे में भी, मतलब पहले आवर में पहले आवर के कुछ सेकंड में स्पीड कम हो, पहले आवर के कुछ सेकंड बाद स्पीड ज्यादा हो। यानी कि स्पीड कंटिन्यूस बढ़ रही है, ऐसा नहीं हो रहा कि हर आवर बढ़ रही है, वो आवर के भी छोटे पार्ट में बढ़ रही है, जैसे हर सेकंड बढ़ रही है स्पीड। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए कि हमारा यहां से यहां तक कार ले लेते हैं, ए से बी तक जा रही है। ठीक है, तो अब क्या है कि स्पीड हमेशा बढ़ रही है। कैसे, मान लीजिए जैसे अगर हम अपनी छत पे जाके कोई सामान इस तरह से ड्रॉप कर दें, जैसे मोटर ड्रॉप कर दूं, तो जो डस्टर ड्रॉप कर दो, जब डस्टर है ये हमेशा इसकी स्पीड इंक्रीज होती रहेगी, इसकी स्पीड इंक्रीज होती रहेगी जब तक ये नीचे गिरेगा नहीं। तो जैसी जैसी ये ट्रेवल करता रहेगा इसकी स्पीड भी इंक्रीज होती रहेगी। तो उसी केस में क्या होगा, मान लीजिए यहां से कार चली और समय के छोटे छोटे भाग में, जैसे ये समय का बहुत छोटा छोटा भाग है, 1 सेकंड या उससे भी कम, तो यहाँ पे हर जगह स्पीड अलग अलग है। मान लीजिए यहाँ 10 है, यहाँ 11, यहाँ 12, 14, 15, हर जगह अलग अलग स्पीड हम लेके चलते हैं, स्पीड बढ़ रही है अलग अलग। ठीक है, तो इस केस में तो यहां से हम डिस्टेंस निकालने के लिए इन सबको हम
सम कर दे रहे थे। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हो, मान लीजिए हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 1000 या उससे ज्यादा बड़े हों, अलग अलग समय अलग अलग, तो उसे कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे S बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे करके मान लीजिए यहाँ पे 10,000 टर्म है। तो इन सबको ऐड करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल और समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो अब ये समझते हैं कि इस चीज को इंटीग्रेशन से किस तरह से सोल्व किया जा सकता है। उस चीज को समझने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इस चीज को इंटीग्रेशन से कैसे समझते हैं, ग्राफ के थ्रू हम समझेंगे कि ये वाला सिनेरियो ग्राफ में किस तरह से व्यवहार करता है। उसी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि ये इंटीग्रेशन से ये वाला कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ए से बी वाला ग्राफ बनाते हैं। पहले मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है टाइम टी का, और ये वाला ग्राफ हमारा वेलोसिटी का v का, ये स्पीड जो है इसका ग्राफ है। ठीक है, तो पहले सेकंड कितनी स्पीड थी 10, सेकंड भी 10, ये थर्ड आवर में भी 10 स्पीड है। तो हमेशा स्पीड मान लीजिए ये है 1 2 3। ठीक है, और ये है 10 20 30। तो स्पीड जो है लगभग फर्स्ट 10 10 10 ही रही, 10 10 10। ठीक है, तो अब जब 10 10 स्पीड रही तो डिस्टेंस का कैसे बनाएंगे ग्राफ, डिस्टेंस का ग्राफ बनेगा, मान लीजिए हम बनाते हैं टाइम और एस का मतलब डिस्टेंस को माइनस कर। ठीक है, तो पहले सेकंड उसने कितना ट्रेवल करा 10, और मतलब पहले आवर तक 10 ट्रेवल कर दिया, सेकंड आवर तक उसने 10 और 10 20 ट्रेवल करा, और थर्ड आवर तक 10 10 10 30। तो समय का ग्राफ इस तरह से बनेगा, समय का ग्राफ डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। मान लीजिए 10 है, ये 20 है और ये 30 है। तो ये 10 और 1 2 3, तो सेकेंड आवर में ये ट्रेवल करा ये, और थर्ड आवर में इसने ट्रेवल करा यहाँ तक। ठीक है, तो यानी कि पहले एक आवर तक दो घंटे में 20 ट्रेवल कर लिया, 3 घंटे में 30 ट्रेवल कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इनका जो सम है, इसका ये सारा इसके इक्वल है जो लास्ट वाला है। इसका मतलब ये भी है कि जो टोटल डिस्टेंस कवर आया हमारा, ये टोटल डिस्टेंस कवर इसके इक्वल होगा, जो हमारे लास्ट वाले कॉलम की हाइट है उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसी केस में इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं। तो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, सेम ऐसी ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ ऐसी बनेगा कि पहले वन में ये t है और ये v है, तो यानी कि ये 10 का है, और सेकंड है 20, और फोर्थ है 40 का, 10 20 40। ठीक है, अब इसमें s का ग्राफ बनाएंगे, तो ये है ग्राफ बनेगा इस तरह से s और t का। ठीक है, देखो पहले आवर में कितना ट्रैवल करा 10, और सेकंड आवर में 30 हो गया, 10 और प्लस 20, और तीन आवर में 10 प्लस 20 प्लस 40 यानी कि 70। तो ये हो गया पहले आवर में 10, सेकंड आवर में 30, और लास्ट आवर में ये 70। ये हालांकि और ऊंचा बनेगा, मैं इधर बना लेता हूं ताकि वो साफ बने इस तरह से। ये है t और s का 10 30, और ये वाला बन जाएगा इस तरह से 70, 10 30 70। ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी आई 70, यानी कि सबसे ये जो हाइट है इसकी लास्ट वाले कॉलम की, इसकी हाइट के बराबर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर टोटल डिस्टेंस लास्ट वाली हाइट के बराबर है। इसका मतलब इन सब का सम किसके बराबर हो जाएगा, इस लास्ट वाली के बराबर। यहाँ भी इन सब का सम अगर तुम देखोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, लास्ट वाले कॉलम के बराबर। ठीक है, क्योंकि सम हम यहाँ से निकाल पा रहे थे। इस केस में हम सम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि लंबा टाइम है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों ग्राफ बना लेंगे, और सबसे लंबे जो ये वाला ग्राफ बनेगा, इसकी जो हाइट आएगी उसकी हाइट इसके सम के बराबर हो जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पे ग्राफ इस तरह से समझिए, ये ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। ये है v, यहाँ t को हमने अनंत मतलब काफी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ v भी अलग अलग है, तो v इस तरह से बनेगा छोटा छोटा, मान लीजिए v इंक्रीज हो रहा है इस तरह से, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए बहुत सारे टर्म है और बहुत सारे टर्म है। ठीक है,
इसको अब हम एस में बनाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, टी और एस, ये ऐड होते चले जाएंगे। ये फर्स्ट वाला तो इसके इक्वल ही रहेगा, सेकंड वाला ऐसा हो जाएगा, थर्ड वाला ऐसा हो जाएगा, तो इस तरह से ऐड होते रहेंगे। तो जो हमारा सबसे लास्ट वाला बनेगा, ऐसा कंप्लीट कर लीजिए इस तरह से कि यहाँ बीच में बना है। तो इन सब का सम, किन सब का, यहां से यहां तक का सम हमारा इस वाले के बराबर होगा, जो सबसे लास्ट वाली हाइट जो आ जाएगी इसके बराबर होगा। ठीक है, जैसे इन सब का सम इस लास्ट वाले के बराबर है, इन तीनों का सम भी यहाँ लास्ट वाले के बराबर है। इस तरह से इन सब का सम निकालना बहुत डिफिकल्ट है, तो वो सबसे लास्ट वाले के बराबर होगा। जैसे लास्ट वाला हमारी हाइट हो जाएगी किसका, एस का और टी का। ये कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन में यूज होता है, यानी कि इस सब का जो, इन सब का जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, इस सबसे ये जो ये वाला है इसकी हाइट के बराबर हो जाएगा। तो इन सबको ऐड करने की हमें जरूरत नहीं, हमें सिर्फ वो ग्राफ फाइंड करना है और उसकी सिर्फ लास्ट वाली हाइट का पता करना है, क्योंकि उसकी हाइट का पता चल गया तो इन सब का सम पता चलेगा। तो यही ट्रिक है जो इंटीग्रेशन यूज करता है, ताकि हमें ये कैलकुलेशन ना करनी पड़े, डायरेक्ट हमें रिजल्ट का पता चल सकता है। अब प्यारे बच्चों, आप बोलोगे कि ये तो आसान था, ग्राफ बन गया, लेकिन ये भी थोड़ा आसान ही था, ग्राफ बन गया, लेकिन इसका ग्राफ बनाना भी इतना डिफिकल्ट है जितना कि ये सम करना है। तो इस चीज को बहुत आसान कर देता है इंटीग्रेशन। ये क्या है, अभी तक तो आपको इंटीग्रेशन नहीं समझाया कि इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी ये समझाया कि इंटीग्रेशन की जरूरत कहाँ पड़ती है और क्यों हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। और अब हम समझेंगे इंटीग्रेशन इसमें क्या रोल प्ले करता है, इस चीज को इंटीग्रेशन कैसे इजी बना देता है। ठीक है, तो यहां से सिर्फ ये पता चला कि ये जो हमारा ये बन रहा था, इसका जो एरिया है वो हमारा इक्वल हो गया था जो सबसे लास्ट वाली हाइट बनी इसके। ठीक है, इस सबको भी क्या है कि मुझे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये इंटीग्रेशन कैसे इसमें रोल प्ले करता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सबसे लास्ट वाला ग्राफ मैंने थोड़ा बड़ा करके बना लिया ताकि आपको दोबारा से मैं समझा सकूं। तो इस केस में क्या है, हम ए से डी तक जा रहे हैं, लेकिन हमें 3 आवर में ही कंप्लीट, 3 आवर तक ही है। लेकिन इस केस में क्या कि अब जो स्पीड है वो हम इंक्रीज कर रहे हैं पर सेकंड या उससे भी छोटे अमाउंट में, कि वो हमेशा स्पीड इंक्रीज होता जा रहा है। मान लीजिए यहाँ एक ये है, टी यहाँ 3 यहाँ है, तो इस केस में क्या कि इस स्पीड हर एक सेकंड या सेकंड से भी छोटे भाग में इंक्रीज होती जा रही है। तो ये जो हाइट है यहाँ पे v1 v2 v3 v4 इस तरह से है, तो टोटल जो s होगा हमारा, यानी टोटल डिस्टेंस होगी वो हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 v5, इस तरह से n टर्म, मतलब बहुत सारी टर्म हो सकती है। जितना ज्यादा हम छोटे समय का लेंगे उतना ज्यादा टर्म इंक्रीज हो, लेकिन फिक्स क्या है कि टोटल टाइम जो है वो 3 आवर में ही निकालना है, 3 आवर में कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो इसका जो हमारा s का ग्राफ बनेगा, यानी कि डिस्टेंस का, वो इस तरह से बन जाएगा कि ये, तो इसका मतलब इस सब का जो हमारा सम है, या इस एरिया ऐसा कह सकते हैं, इस एरिया जो इक्वल है वो एरिया इक्वल हो जाएगा इस वाली लास्ट कॉलम वाली हाइट के बराबर इक्वल हो जाएगा इस सब का एरिया, जैसे मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ से बात क्लियर हो जाती है कि हमें बस इसका एरिया ऐड नहीं करना, हमें बस इसकी हाइट यहाँ से फाइंड करनी है, जो कि हम इंटीग्रेशन के थ्रू फाइंड करते हैं। तो अब इस पर बात करते हैं कि इसकी हाइट कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमें ग्राफ नहीं बनाना, ग्राफ तो बस तुम्हें समझाने के लिए था किस तरह से ये चीजें काम करती हैं। हमारा मेन अब लक्ष्य है कि हमें बस इसकी हाइट पता करनी है एनी हाउ, ताकि हम इस सब का सम निकाल सकें। तो इसकी हाइट कैसे पता करते हैं, उसके लिए आप ऐसे समझ सकते हैं। ये मान लीजिए स्पीड, हम पुराना वाला एग्जाम्पल लेते हैं जो था हमारा ए से सी तक हम जा रहे हैं। ठीक है, तो ए से सी तक जाने में हमारा पहला स्पीड थी 10, फिर स्पीड बढ़कर 20 हो गई थी, लास्ट वाले आवर में स्पीड हो गई थी 30। ठीक है, तो यहां से जो स्पीड का फंक्शन हम बनाएंगे, तो स्पीड का फंक्शन बनेगा v बराबर ft। ठीक है, तो टाइम का सर कैसे, तो v बराबर हो जाएगा 10t। आप देखोगे तो यहां से फंक्शन बन जाएगा v बराबर हो जाएगा 10t, यानी कि v फर्स्ट समय के लिए v कितना आ जाएगा 10, और t की वैल्यू 2 रखेंगे तो सेकंड आवर के लिए 20, और v की बराबर ये 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा जो फंक्शन है ये v का फंक्शन है।
ठीक है, और इसी फंक्शन का ये ग्राफ प्लॉट हमने किया है इधर। ठीक है, तो इसका ये ग्राफ प्लॉट किया है, तो ये जो s का फंक्शन है हमें निकालना है कि s का फंक्शन फाइंड करना है कि s बराबर जो एफ टी होगा वो भी समय के अकॉर्डिंग ही है, ये फाइंड करना है कि s बराबर जो ये f मान लीजिए f, इसे f कुछ और अलग बोल सकता हूँ कि अगर हमें v का फंक्शन पता है तो हमें पता करना है s का क्या फंक्शन होगा, और s के फंक्शन जब पता चल जाएगा तो बस में t की वैल्यू लास्ट वाली रख देंगे 3, तो हमारी इसकी वैल्यू यहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक है, तो इसे कैसे पता करते हैं, इसके लिए यहीं से पता करते हैं। मान लीजिए अब v क्या होता है हमने डिफरेंशियल में पढ़ा था, हम यहाँ डिफरेंशियल का यूज करेंगे। तो डिफरेंशियल में होता है अगर s बराबर फंक्शन है f(x) मान लीजिए कोई फंक्शन है, ft मान लीजिए कोई फंक्शन है s का, तो इसका अगर हम डिफरेंशियल कर देते हैं, डेरिवेटिव निकाल देते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, तो यहां से आ जाएगा ds/dt बराबर हो जाएगा हमारा, इसका डिफरेंशियल कर देंगे तो डिफरेंशियल हो जाएगा f', इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये वाला हमारा क्या कहलाता है, यही वाला हमारा v कहलाता है, क्योंकि ds/dt को हम क्या कहते हैं, v, यानी कि हमें क्या है कि हमें ये वाला फंक्शन पता है, कौन सा वाला ये, और हमें निकालना क्या है ये, यानी कि हम जो डिफरेंशियल करते हैं हम उसका रिवर्स करना पड़ेगा ताकि हमें ऊपर वाला, क्योंकि हमें यहाँ पे v का वैल्यू पता है और हमें s का फंक्शन निकालना है अगर ना, क्योंकि हमें क्या है ds/dt, ये जो tan t है इसका मतलब है ये ds/dt दिया है हमें tan t, और ये आ गया फंक्शन, और हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है s का, हमें पता करना है s क्या है, तो s के लिए जो हमने डिफरेंशियल किया तो डिफरेंशियल का रिवर्स कर देंगे, और डिफरेंशियल का रिवर्स करने पे हमारे पास s का पता चल जाएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है जो इंटीग्रेशन है वो क्या है कि डिफरेंशियल का एकदम रिवर्स है, यानी कि इस वाले फंक्शन का अगर हम रिवर्स कर दें, रिवर्स मतलब एंटी डेरिवेटिव कर दें, तो हमारा फंक्शन s का निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से ये समझ लीजिए, मान लो s बराबर होता हमारा 5t², तो ds/dt कितना आ जाता है, यहां से ds/dt आ जाता tan t, ये आ जाता ना tan t, और हमारा ये ही दिया है, तो इसका मतलब हमारा s क्या होगा, s हमारा हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये अगर ये हमारा v बराबर tan t का फंक्शन है, तो ये वाला जो है s बराबर हो जाएगा 5t² का फंक्शन होगा ये। ठीक है, अब बस यहाँ पे फिर t की वैल्यू तक देंगे ये वाला, तो ये इंटीग्रेशन होता है। आगे से मैं इस टॉपिक को मैं एक बार दोबारा आपको समझा दूं, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो, क्योंकि काफी आपको होच पोच हो गया हो, तो मैं एक बार दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ, इस सब को मिटा देता हूँ। तो अभी क्या आता, अभी हमने सिर्फ ये समझा कि हमें क्या है कि v का फंक्शन हमें पता है, v का फंक्शन हमें गिवन है, v का फंक्शन है हमारा ft, और हमें निकालना है s का फंक्शन, ये हमें पता करना है कि s का फंक्शन क्या होगा। तो यहां से क्या है कि s का अगर कोई फंक्शन हमें गिवन होता है ft करके, और इसका हम डेरिवेटिव कर देते हैं ds/dt, तो ये फंक्शन ये f इस तरह से, ये अच्छा ये कुछ और ले लेता है, कैपिटल F ले लेते हैं, कैपिटल ft है, तो इसका डेरिवेटिव होता है कैपिटल F''t, और यही हमारा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम v भी बोलते हैं, क्योंकि v बराबर होता है ds/dt के। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें ds/dt की वैल्यू यहाँ पता है, और हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है s की वैल्यू। इसका मतलब हमें जो हमने डिफरेंशियल करा उसका रिवर्स करना पड़ेगा, और डिफरेंशियल का रिवर्स इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि हमारा v का फंक्शन जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था tan t। ठीक है, अगर वो डबल इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, तो यहां से ds/dt v हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये tan t हो जाएगा। ठीक है, तो ds/dt tan t कब आएगा, जब s बराबर होगा 5t², इसका हम ds/dt निकालेंगे, तो ये जाएगा हमारा tan t। तो इसका मतलब ये है कि s जो है हमारा वो 5t² है, 5t², तो ये हमारा s का फंक्शन पर चल गया, ये इसे कहते हैं
एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन। अब इसे लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। लिखना तरीका ऐसे करते हैं कि जो ये हमारा b, इसे ऐसे लिखेंगे, इसका साइन ये होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का साइन ये क्यों होता है, इसके पीछे रीजन ये है कि जो हमारा s था, s बराबर था हमारा, जो कि हमारा ये निकल कर आया, s बराबर था v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, ठीक है। और ये n टर्म तक है, तो इसका ये निकालने मतलब सिग्मा, ये vn हो जाएगा, और सिग्मा का मतलब होता है सम। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए इसे इस तरह से लिखा जाता है। और ये है लिमिट। लिमिट है जो टाइम है हमारा, टाइम हमारा 0 से लेकर 3 आवर तक का है, तो यहाँ लिखेंगे 0 to 3, ठीक है। और v और dt, तो इससे की वैल्यू जो आएगी वो हमारी ये वाली आ जाएगी, यानी कि 0 से 3 10t dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर, और ये लग जाएंगे 0 to 3। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन यूज कर। तो यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट यही था कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि किस तरह से इंटीग्रेशन हम यूज कर सकते हैं। सेकंड पार्ट, अब यहाँ से और हम कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि इंटीग्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था नॉर्मल, इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई ग्राफ इस तरह से है, मान लीजिए कोई इस तरह से ग्राफ है। अब इसका हमें यहां से यहां तक का इस पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है। अब इस पार्ट का एरिया कैसे फाइंड करना, तो ये स्क्वायर है, ना ही कोई फिक्स शेप है, ट्रायंगल है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए वही ट्रिक हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन की, जो ना पहले करा कि इसे हम बहुत सारे इंटरवल में ब्रेक कर लेंगे। तो ये जितने भी इंटरवल हैं, ये सारे इंटरवल क्या कहलाएंगे, ये सारे इंटरवल इस तरह से वही बन गया हमारा पुराना रेक्टेंगल टाइप का जो मैंने पहले समझाया था। तो इसका हमें वही फंक्शन ज्ञात करना है अपर वाला, जो कि हमारा फंक्शन कैसे पता चलेगा, इंटीग्रेशन करके, यानी कि एंटी डेरिवेटिव करके। तो इसका फंक्शन इस तरह से फाइंड हो जाएगा। मान लीजिए फंक्शन इस तरह से फाइंड हो गया, तो जो ये वाला लास्ट वाली की हाइट हो जाएगी कब, जब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो 4 पे जो हाइट होगी वो इसके सम के बराबर होगी। तो यानी कि इस पूरे का अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें बस इंटीग्रेशन का ये वाला फंक्शन निकालना है, और उस फंक्शन में वैल्यू रख के इसकी हाइट निकाल देनी है, तो इस सब का सम निकल जाए। कोई भी फिगर होती है तो इंटीग्रेशन से ही सोल्व होती है। मान लीजिए फिगर इस तरह से है कोई, और हमें यहां से यहां तक का निकालना है, तो इस फंक्शन का हमें वही फंक्शन बनाना पड़ता है, रिवर्स फंक्शन, जो कि एंटी डेरिवेटिव करके इंटीग्रेशन से बनता है। मतलब फंक्शन रिवर्स फंक्शन ये बन जाएगा, तो यहाँ पे जो इसकी हाइट आएगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट था। इससे रिलेटेड किसी का सुझाव हो तो मुझे जरूर बता देना, मैं उस पर भी वीडियो का कमेंट बता सकता हूँ कोई, ठीक है। और चैनल को अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जब चाहें जब कर सकते हैं, ना ही करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। धन्यवाद।